Good afternoon, everyone. पेपर आपका मेडिसिन और मेडिसिन में टॉपिक्स फीवर। इसी को फीवर को हम लोग मेडिकली दूसरे रूप में भी यूज करते हैं, पायरेक्सिया। फीवर को पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया के रूप में हम लोग डिनोट करते हैं। फीवर पायरेक्सिया मतलब टेम्परेचर, हाइपर पायरेक्सिया मतलब बढ़ा हुआ। अब ये है क्या फीवर, कब किसको कह रहे हैं? बॉडी, इट मीन्स पर्सन्स having temperatures above normal range of body temperatures. ये कह रहा है कि बॉडी मतलब एक पर्सन हैविंग टेम्परेचर्स, टेम्परेचर तो है ही, स्वाभाविक है, एबव नॉर्मल रेंज ऑफ बॉडी टेम्परेचर्स। एबव नॉर्मल रेंज का मतलब होता है कि हमारा बॉडी का एक होम्योस्टेट में हम लोग आते हैं, तो एक नॉर्मल टेम्परेचर हम लोग का बॉडी का मेंटेन रहता है। उससे जब हम टेम्परेचर ऊपर जाने लगता है, उसको हम लोग पायरेक्सिया या फीवर के रूप में जानते हैं। नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 96 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये नॉर्मल टेम्परेचर है हम लोग का। और अगर सेल्सियस में बात करें तो 37 डिग्री सेल्सियस हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर है। ये जो नॉर्मल रेंज की बात करें, ये 96 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और अगर सेल्सियस की बात करें तो 37 डिग्री के अप्रॉक्स में ये रेंज के बीच में आ रहा है। अगर इससे ऊपर, इस नॉर्मल रेंज से टेम्परेचर जब ऊपर जाने लगता है, तो उसको हम लोग फीवर या पायरेक्सिया के अंदर में जानते हैं। अब ये बात आती है कि टेम्परेचर हम लोग का बॉडी में ये मेंटेन्स क्यों है, और ये टेम्परेचर आ कहां से रहा है। हीट टेम्परेचर की बात करें तो बॉडी में हीट की बात कर रहे हैं, और इतना हीट है, तो आखिर ये टेम्परेचर आ कहां से रहा है। उसका एक सोर्स है, बॉडी में एक सोर्स है, सोर्स के तहत ये आता है। अब कौन सा सोर्स है उस पर बात करते हैं थोड़ा। सोर्स ऑफ टेम्परेचर्स, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। मसल्स जिस समय वर्क कर रहा था, या फिर सेलुलर मेटाबॉलिज्म,
सेल जब डाइट का यूज कर रहा था इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन दो प्रोसेस से हीट का फॉर्मेशन हुआ, प्रोडक्शन हुआ, और ये हीट प्रोड्यूस होकर हमारे बॉडी टेम्परेचर में बाई थर्मल्स, ब्लड के द्वारा थर्मल्स ट्रांसडक्शन एक जगह से दूसरे जगह ये ट्रांसपोर्ट होता रहता है, एक से दूसरे जगह ये मेंटेन करके चलता है। अब ये बात करते हैं कि ये बढ़ा क्यों। हाइपोथैलेमस हमारा बॉडी में सेंटर है ब्रेन में, ये मिड ब्रेन का पार्ट है हाइपोथैलेमस। ये टेम्परेचर रेगुलेटर, हाइपोथैलेमस टेम्परेचर रेगुलेटिंग सेंटर है। ये मेंटेन करके 96 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक मेंटेन करके रखता है वाया वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस, नर्व्स कंट्रोल, थर्मल कंट्रोल, कई प्रोसेस ये रोक के रखता है। लेकिन इन एनी एबनॉर्मलिटी, इन एनी एबनॉर्मलिटी मैंने जैसे ही हाइपोथैलेमस को यह पता चलेगा कि शरीर में कुछ एबनॉर्मलिटी चल रहा है, एबनॉर्मलिटी खासकर इन्फेक्शियस डिजीज, कोई इन्फेक्शन है, तो ऐसे कंडीशंस में हाइपोथैलेमस इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर्स, इंक्रीज द बॉडी टेम्परेचर्स, ये बढ़ा देगा। और बढ़ाने का इसका मकसद होता है कि टू किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे दूध को हम गर्म करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, तो ठीक हाइपोथैलेमस सेम प्रोसेस में यह ऐसा सोच के करता है कि ये प्रोसेस से जब हम चलेंगे तो किल दी मैक्रो ऑर्गेनिज्म, ये मैक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री कर लेंगे बॉडी को, और हाइपोथैलेमस धीरे 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 टेम्परेचर को रेंज बढ़ाना शुरू कर देगा। जो नॉर्मल रेंज 98.6 मैक्सिमम हो गया, उस रेंज से ये ऊपर ले जाना शुरू करेगा। तो फीवर इसके वजह से, हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है। और हाइपोथैलेमस फॉर प्रिवेंशन ऑफ द बॉडी, हाइपोथैलेमस जो टेम्परेचर रेंज कर रहा है तो उसके पीछे उसका मकसद छुपा हुआ है। मकसद ये छुपा हुआ है कि बॉडी टेम्परेचर रेंज करके हम जो एबनॉर्मलिटी सामने आया उसको एज मच एज पॉसिबल खत्म कर लेंगे। इसी फंडामेंटल थिंग पर ये वर्क करता है। अब कॉजेटिव फैक्टर किस किस कंडीशन में टेम्परेचर रेंज करेगा, बढ़ेगा, उस पर बात करते हैं। एटियोलॉजिकल फैक्टर्स, क्या क्या कारण फीवर बढ़ाने के पीछे हो सकता है। फर्स्ट, मेडिकल लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, प्रॉब्लम से बेहतर होगा कंडीशंस। पहला जो कारण बनता है लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जान जाने की अवस्था शरीर में आ गई है, कोई मेडिकल कंडीशन है, उसमें रीनल फेलियर भी हो सकता है, कार्डियक फेलियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इस स्टेज में हाइपोथैलेमस टेम्परेचर को रेज कर देगा। ये सबसे फंडामेंटल जो बेसिक हाइपोथैलेमस का टेम्परेचर बढ़ाने का कारण है, ये मेडिकल कंडीशंस। इसके अलावा होता है नॉन सीरियस,
नॉन सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग प्रॉब्लम, इसमें जान जाने की खतरा उतना नहीं है। लाइफ थ्रेटनिंग में कैंसरेशन भी आ जाएगा, इसमें जान जाने की खतरा नहीं है, लेकिन कुछ एबनॉर्मलिटीज है, कुछ है, समथिंग इज रॉन्ग इन बॉडी। इस कंडीशन में हाइपोथैलेमस रेज करेगा। अब क्या क्या हो सकता है इसके अंदर में जो बात करेंगे, सबसे अभी तो नॉर्मल बात करेंगे तो कोविड-19 इसको तो इंक्लूड कर लेना होगा, क्योंकि ये रोजमर्रा की दिनचर्या में ये आगे आ गया। कोविड-19 अभी एकदम से रिसेंट की बात करते हैं। सेकेंड इन्फ्लुएंजा, सेकेंड मोस्ट कॉमन। और इन्फ्लुएंजा का अब टाइम आ रहा है दुर्गा पूजा के बाद से फरवरी तक इन्फ्लुएंजा का बहुत बड़ा प्रकोप रहता है। उसको कॉमन कोल्ड, ठंड लग गया, उसके बाद यूटीआई। यूटीआई का मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूरेथ्रा से लेकर किडनी तक में, यूरिनरी ब्लैडर हो, यूरेटर हो या किडनी तक हो, कहीं पर भी इन्फेक्शन है तो इस समय फीवर, पायरेक्सिया का प्रॉब्लम सामने आएगा। इसके अलावा वायरल इन्फेक्शन, चिकन पॉक्स मोस्ट कॉमनली, अभी तो टाइम चिकन पॉक्स का ही चल रहा है, बीत गया, गर्मी में मई जून में इसका प्रकोप ज्यादा होता है। तो वायरल इन्फेक्शन, उसके बाद HIV हो गया, पोलियोमाइलाइटिस हो गया, ये सब सारे के सारे वायरल इन्फेक्शन, या क्या बोलते हैं उसको, जीबी सिंड्रोम, गुलियन बेरी सिंड्रोम, ये सब कंडीशंस में वायरल डिजीज है और सब में ये टेम्परेचर रेज करेगा। बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ट्यूबरक्लोसिस, मेनिंजाइटिस, सिफिलिस, ये सब बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और लेप्रोसी, ये सारे बैक्टीरियल इन्फेक्शन में टेम्परेचर रेज करेंगे, बढ़ेंगे, फीवर का प्रॉब्लम सामने आएगा। इसके अलावा नॉन इन्फेक्शियस कंडीशंस, नॉन इन्फेक्शियस मतलब जहाँ इन्फेक्शंस नहीं है, वैस्कुलाइटिस, वैस्कुलाइटिस माने वेसल्स में इन्फ्लामेशन हो गया, कनेक्टिव टिश्यूज डिजीजेज, कनेक्टिव टिश्यू डिजीज में खासकर रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जोड़ जोड़ में जिसको दर्द बोलते हैं, रूमेटिक फीवर, इसमें टेम्परेचर रेज कर जाएगा। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, इसमें भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अपेंडिसाइटिस, ये सब कुछ कंडीशंस हैं जहां पे टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में लाइफ थ्रेटनिंग में कैंसर, रीनल फेल्यूर्स, all of them are the causative factor of fever. अब आ जाते हैं इसके सिम्टम पे। पहला तो रेज बॉडी टेम्परेचर, पहला तो यही चीज होगा।
बॉडी टेम्परेचर बढ़ गया। सेकेंड, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख मर गया। लेथार्जी, सुस्त हो गया। स्लीपीनेस, स्लीपनेस का लगातार नींद आता रहेगा। उसके बाद माइलेजिया, माइलेजिया का मतलब होता है, माइलेज का मतलब होता है बीमार टाइप का महसूस करना। सिकनेस बिहेव, सिकनेस बिहेव माने बीमार है, और बीमार है तो स्वाभाविक है कि कई काम से नेचुरली उस कई काम से बचने की कोशिश करेगा। तो सिकनेस, सफरिंग बिहेव। और कंटिन्यू अगर चला जा रहा है तो डिप्रेशन टाइप का प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। अगर लंबा समय तक चल रहा है तो ये डिप्रेशन का प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। ये इतना कॉमन फीचर्स है, फीवर होगा तो इतना चीज सामने आएगा। अब इसमें बाकी जोड़ देते हैं, प्लस अदर सिम्टम ऑफ causative factors। ये कॉमन फीचर है यहां से लेकर यहां तक जो बात की है, और यहाँ पे लास्ट जोड़ दिए, इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्या कह रहा है? अदर सिम्टम्स ऑफ कॉजेटिव फैक्टर। टाइफाइड है तो टाइफाइड का सिम्टम उसके साथ इतना के साथ जुड़ जाएगा। चिकन पॉक्स है तो चिकन पॉक्स का सिम्टम जुड़ जाएगा। HIV की वजह से फीवर है तो HIV का सिम्टम यहाँ पे जुड़ जाएगा। मेनिंजाइटिस है तो यहाँ से यहाँ के बाद मेनिंजाइटिस का सिम्टम जुड़ जाएगा। तो ये जो सिम्टम नीचे वाला जो है ना, ये एडिंग है। एडिंग है माने कि इसके अलावा जिस वजह से फीवर है उसका सिम्टम्स यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। अब बात आता है इसको डायग्नोज कैसे करेंगे। डायग्नोसिस के लिए सबसे बेटर है यूज थर्मोमीटर। एक सबसे पहला काम, इसको टेम्परेचर को हम लोग थर्मामीटर से नाप लेंगे। माउथ, माउथ में सबलिंगुअल, सबलिंगुअल का सबलिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे, जैसे उसका बॉल, थर्मामीटर का बॉल जो होता है वो जीभ के नीचे लगा के टेम्परेचर लेंगे। एक्जिला, एक्जिला माने आर्म के नीचे में टेम्परेचर लेंगे। दोनों के बीच में डिफरेंस रहेगा 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का। अगर माउथ में 102 आ रहा है तो यहाँ पर एक्जिला में 101 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। तो दोनों के बीच में -1 डिग्री का करीब करीब आधा डिग्री फ़ारेनहाइट टू 1 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस रहता है। तो मैक्सिमम हम लोग 1 लेके चलते हैं। उसके बाद रेक्टल, रेक्टल खासकर से इन्फेंट्स, इन्फेंट्स हो गया, टेटनस हो गया, डिसोरिएंटेड पर्सन हो गया, तो मुंह में नहीं लगा सकते हैं। मुंह में लगाएंगे तो क्योंकि ये ग्लास का है, कहीं वो दांत से तोड़ दिए तो जान चली जाएगी उनकी। मरकरी भी ले लेंगे, मरकरी तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम करेगा। और साथ में टेटनस है, टेटनस में जॉ खुलेगा नहीं,
और स्पाज्म हो जाता है, एकदम कड़ा हो जाएगा, तो ये सब में रिस्क है। तो यहाँ पे एक गीला या माउथ में नहीं लगा के रेक्टल रेक्टल सीट में इसको टेम्परेचर ले लेते हैं। इसके अलावा ईयर में टिम्पैनिक मैंने जो ईयर ड्रम है वहाँ का टेम्परेचर ले लेता है। कई बार फोरहेड का भी लेना पड़ सकता है। फोरहेड मैंने टेम्पोरल, टेम्परेचर ले लेंगे। नॉर्मल रेंज से ऊपर आ रहा है, 98.6 ऊपर जा रहा है, फीवर में रखें। अब ये जो डायग्नोसिस है इसको अलग अलग हम लोग मोड में जानते हैं। अलग अलग मोड में कि लो ग्रेड फीवर है, में इंटरमीडिएट फीवर है, हाई फीवर है, उसमें अलग अलग कर लेते हैं। लो ग्रेड पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया। इसको अलग अलग हम लोग डिवीजन कर लेते हैं, कितना टेम्परेचर फंडिंग हो रहा है मुंह में लगाने के बाद या एक्जिला में लगाने के बाद। मेनली तो यही दो जगह लेता है, ओरल में या फिर एक्जिला में। तो टेम्परेचर कितना आ रहा है, थर्मामीटर कितना शो कर रहा है, उसके आधार पर ये इसको डिवाइड कर दिए, कितना पार्ट में इसको हम लोग डिवीजन कर सकते हैं। इसमें आता है लो ग्रेड फीवर। लो ग्रेड फीवर मतलब है कि 99 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इतना के बीच में है तो इट इज कॉल्ड लो ग्रेड फीवर। सेकेंड आता है मॉडरेट। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 102 डिग्री फ़ारेनहाइट, और कई बार 103 डिग्री फ़ारेनहाइट को भी लेके चलते हैं। कुछ लोग कुछ बुक 102 डिग्री तक को रखा है और कुछ किताब 103 डिग्री फ़ारेनहाइट तक रखा है। तो हम लोग यहाँ पे दोनों चीज मेंशन करनी है कि 100 डिग्री टू 103 डिग्री या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो मॉडरेट फीवर है, मॉडरेट पायरेक्सिया है। और हाई फीवर है ना 102 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 105 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इतना के बीच में 102-3 से लेकर 5 तक के बीच में है तो हाई फीवर है। एंड मोर देन 105 डिग्री फ़ारेनहाइट इज नोन एज हाइपरपायरेक्सिया। इससे ऊपर का फीवर है कॉल्ड हाइपरपायरेक्सिया। कॉम्प्लिकेशन पे आते हैं, क्या क्या कॉम्प्लिकेशन फीवर कर सकता है। कन्वल्सन्स,
कन्वर्सन का सीजर्स लाइक फीलिंग्स। अगर सीजर बोले, सीजर का मतलब की बात करें तो सीजर हुआ मिर्गी जैसा। तो ये जो कंपन है इस जंक्शन, ये कॉल्ड कन्वर्सन। कन्वर्सन का मतलब सीजरिंग लाइक अटैक। ये हो सकता है, हो जाएगा नहीं है, पक्का नहीं है। कॉम्प्लिकेशंस मैंने अगर हाई फीवर जा रहा है तो मे भी चांसेस है कि वहां पे सीजरिंग इफेक्ट सामने आ सकता है। राइगर कई बार बुखार हाई रहेगा और जाड़ा, अंदर से भीतर से जाड़ा महसूस होगा, ठंड, इक्वल्ड राइगर और चिल, कपकपी या ठंडा ऐसा महसूस होगा। ये कॉम्प्लिकेशंस में आता है। लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, खासकर हाइपर पायरेक्सिया या हाई पायरेक्सिया, 104-5 डिग्री से ऊपर जा रहा है बुखार तो लॉस ऑफ कॉन्शसनेस हो सकता है कि वहां पे डेवलप हो जाए। दे आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ कन्वर्सन्स फीवर। ट्रीटमेंट पे आते हैं। एंटीपायरेटिक ड्रग्स, पारासीटामोल। एंटीपायरेटिक ड्रग्स पढ़ा चुके हैं, एनाल्जेसिया के अंदर में था। तो फीवर कम करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स, एसओएस कभी इसका कोर्स नहीं होता है। एसओएस का मतलब कि जब जरूरत होगा एंड रिपीट 4 आवरली, 4 आवरली टू 6 आवरली, 4 से 6 घंटा पर जरूरत के अनुसार। अगर बुखार है 100 के ऊपर है, 100 के नीचे है तो छोड़ ही देते हैं, 100 के ऊपर है तो 4 से 6 घंटे में उसको फिर से रिपीट किया जा सकता है। जैसे अभी 3:35 हो रहा है तो अभी देंगे तो फिर 7:35 या 9:35, यानी 4 से 6 घंटा का डिफरेंस के बाद देंगे। जरूरत होगी तो देंगे, लेकिन अगर 7:30 बजे तक बुखार नहीं है तो नहीं देंगे। 12 बजे बुखार चल रही है तो 12 बजे देंगे, तो नेसेसरी ड्रग्स में नहीं आ पाएंगे। प्लस ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेटिव फैक्टर। ट्रीटमेंट ऑफ कॉजेटिव फैक्टर्स का मतलब है, इसका मतलब हुआ कि जिस वजह से बुखार है उसका ट्रीटमेंट देना है। वायरल है तो वायरल एंटीवायरल ड्रग्स, बैक्टीरियल तो एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स। कैंसरेशन की वजह से है तो ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। रीनल फेल्यूर है तो ट्रीटमेंट ऑफ रीनल फेल्यूर। तो कॉजेटिव फैक्टर का ट्रीटमेंट होगी। हेलो सर। हाँ ये सर एक चीज बताइए सर कि जैसे कोई भी दवा है, हाँ, अगर कोई दवा दे रहा है, अगर उस दवा को हम चेंज करना है तो कितना देर में चेंज करना पड़ता है सर? जैसे दवा पैरासीटामोल का दे रहे हैं यही ना। जी, अगर पैरासीटामोल दे रहा है, हाँ अगर उस पर कोई काम जैसे नहीं किया तो? बाय द वे आप ये मेटासिन दी है या है उससे नहीं सुना तो चेंज करना चाह रहे हैं यही ना। जी जी जी। देखिए ज्यादातर पैरासीटामोल 500 mg का ही आता है, पहले समझ लीजिए तब समझ में आएगा वो। और नहीं तो 625 mg का आता है। ठीक है, ये दो अलग अलग आता है। जैसे क्रोसिन है तो क्रोसिन 500 mg का आएगा, क्रोसिन 625 mg का आएगा।
अगर 500 mg का वो नहीं सुन रहा है, क्लियर, तुरंत से 625 mg में नहीं चले जाएंगे, याद रखिएगा। कारण एक बार जब आप 625 mg का आप दे दिए पेशेंट को, बाय द वे इसको आप स्टॉप कर दिए और उसके जगह इसको आप दे दिए, तो नेक्स्ट टाइम कभी भी फीवर लगेगा तो चांसेस नहीं है कि ये 500 mg का काम करेगा, वहां पर 625 mg का देना पड़ेगा, एक बात। दूसरी बात, जब ये दे दिए तो ये हाईली हेपेटोटॉक्सिक है, ये लीवर पर बहुत बहुत ही खराब असर है इसका, पैरासीटामोल का। तो आप डोज बढ़ाने की कोशिश नहीं करेंगे। तब आपको चेंज करने के बाद तो दो चीज को देखना पड़ेगा, आप जो मेडिसिन लिए हैं वो जेनरिक है या फिर ब्रांडेड है, वो देखना पड़ेगा। ब्रांड कंपनियां जेनरिक भी बनाती है, तो जेनरिक में कभी कभी होता है ना कि पोटेंशियल थोड़ा कम रहता है, उसका असर कम पड़ेगा। बावजूद इसके टेम्परेचर जैसे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट था, आपने दिया अभी 3:35 में दिया, 3:35 PM में आपने दे दिया, ठीक है। इसको 40 मिनट्स के अप्रोक्स में, यानी 40 मिनट्स बीतने के बाद फीवर्स कंट्रोल हो जाना चाहिए। तो 3:35 के बाद 40 अप्रोक्स 4 बजे 4:10 PM तक फीवर गो डाउन हो जाना चाहिए। लेकिन अगर 45 मिनट के बाद भी फीवर नहीं कम रहा है तो और 15 मिनट वेट करेंगे और टेम्परेचर को फिर से लेंगे। अगर 102 पर ही स्टैटिक है, कंटिन्यू स्टैटिक है, तो आप कोल्ड कंप्रेशन या फिर स्पॉन्जिंग पानी भिगा के ना उसके बदन को पोंछने की कोशिश करेंगे, उससे टेम्परेचर को गो डाउन करेंगे नेक्स्ट ड्रग्स देने के बाद, पहले। और उसके बाद भी नहीं कम रहा है तब आप दे सकते हैं, तब इसमें कुछ नहीं कर सकते, 2 आवर के बाद आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन ये 40-45 मिनट, उसके बाद 1 घंटा वाट किए, नहीं कमा तो उसके बाद स्पॉन्जिंग करेंगे, स्पॉन्जिंग या फिर कोल्ड कंप्रेशन, ठंडा पानी से उसको पोंछेंगे, 1 घंटा तक वेट करेंगे। जब नहीं कमेगा तो सेकेंड 2 आवर के बाद उसको फिर से हम रिपीट कर देंगे। उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हाई टेम्परेचर सर, होगा तो फिर। हाँ, पैरासीटामोल की जगह अगर कोई दूसरा टेबलेट दे रहा है तो फायदा नहीं कर रहा था, ठीक है। पैरासीटामोल की जगह क्या दिया, एनाल्जेसिक दीजिएगा। या कोई दूसरा टेबलेट सर अगर देते अगर फायदा नहीं कर रहा है तो हमको पैरासीटामोल देना है, तो जो हम दवा जैसे अभी सुबह हम खिला दिए हैं कोई फायदा हाँ नहीं कर रहा है, तो अगर हमको हाँ, पैरासीटामोल देना है तो मतलब कितना देर गैप करेंगे सर? बताए तो कि पैरासीटामोल से अगर नहीं सूट कर रहा है जो आप दिए हैं तो 2 आवर्स के बाद इसको रिपीट दूसरे चेंज करके दूसरे दवा दे सकते हैं, या फिर दो आपको ये घंटा बदलना पड़ेगा, इसका पावर बदलना पड़ेगा। अगर उसके बाद भी नहीं सुनेगा तो पावर बदलना पड़ेगा। पैरासीटामोल तो 500 mg काम का हो जाता है सर। 625 mg पर जाना पड़ेगा फिर। नहीं, पैरासीटामोल से सर तो बुखार तो ठीक हो ही जाता है, जैसे कह रहे जैसे कोई दूसरा टेबलेट दे रहा है और अच्छा टेबलेट नहीं है। पैरासीटामोल तो टेम्परेचर से गिरेगा ही। वो तो सर बढ़िया टेबलेट है जान रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा लोकल टेबलेट दे रहा है उसको फायदा तो कर नहीं रहा है, तो वही किस उसके किस जगह पर हम पैरासीटामोल देना चाह एक रहे हैं, तो 2 घंटा बार फिर सर। से, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। सर जैसे फीवर है, ठीक है, हाँ, 10 बजे उसको दवाई कोई खिला दिया है, पैरासीटामोल की जगह कोई दूसरा टेबलेट खिला दिया ठीक है। और फीवर कम नहीं रहा है, मतलब बढ़िया टेबलेट नहीं है, फीवर कम नहीं रहा है, तो यानी कि सर हम चेंज कर सकते हैं, मतलब 2 घंटा बाद हाँ हम बिल्कुल पैरासीटामोल दे सकते बिल्कुल बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। हैं सर। कम से कम 2 घंटा गैपिंग चाहिए ना। कम से कम का बात बोले कि फीवर कंट्रोल है, तभी बार बार बोले कि यहीं पर स्टैटिक है तब। नहीं लेकिन सर, अगर फीवर ये कंट्रोल नहीं है, फीवर सुनिए कंट्रोल सुनिए, नहीं या फिर यहाँ यहाँ आप देखिए ना, अगर लेकिन ये बढ़ के 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया तो स्टैटिक नहीं ना है। 102 में आप दिए थे और ये और बढ़ ही गया, 104 हो गया, यहाँ पे तुरंत दे सकते हैं, पर 1 घंटा के बाद दे सकते हैं, 1 डेढ़ घंटा के बाद। अच्छा सर। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि जितना समय बिता दें और अलग मेथड से कम करने का, वो ज्यादा बेटर है। तो स्पॉन्जिंग का हेल्प लिया जाता है। स्पॉन्जिंग में पानी कटोता में लेके रुमाल ले लिया और रुमाल से उसको पोंछते हैं, पैर हाथ को पोंछते हैं, फोrehead को पोंछते हैं, ये सब पोंछते हैं। उससे भी नहीं कम होना तो फ्रिज का पानी ले लेते हैं, ठंडा पानी लेते हैं और उसमें निचोड़ के फिर उसको पैर हाथ को पोंछते हैं। तो इस ढंग से कोशिश करनी चाहिए पहले कम करने का। उसके बाद भी नहीं सुना तो मेडिसिन देते, तो फिर कोई उपाय नहीं है। हेपेटोटॉक्सिक जब होगा तो देखा जाएगा, लेकिन ये जो बढ़ रहा है ना उसको तो रोकना होगा ना। ठीक है।
लेकिन एटलीस्ट 45 मिनट तो वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका टॉपिक्स आता है फीवर के बाद वॉमिटिंग का। वॉमिटिंग कह किसको रहे, ये शब्द इस्तेमाल किस चीज के लिए कर रहे हैं? द फोर्सफुल वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक एक शब्द को देखना पड़ेगा। पहला नीचे से चलते हैं। सब लिख रहे हैं थ्रू माउथ। थ्रू माउथ के मतलब के मुंह के द्वारा। ये पहला बात है कि मुंह के द्वारा क्या कर रहे हैं? फोर्सफुल। फोर्सफुल का मतलब है कि जबरदस्ती, ताकत लगाकर। क्लियर? वॉलंटरी या इनवॉलंटरी। नेक्स्ट शब्द आता है वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब होता है ऐच्छिक, इच्छा से। एंड इनवॉलंटरी अनिच्छा। सबको एक एक वर्ड को जोड़ लेते हैं, नीचे से जोड़ते हैं। मुंह के द्वारा ताकत लगाकर, या तो अपनी इच्छा से, या आपकी इच्छा नहीं है तभी अनिच्छा से। इम्प्टी ऑफ स्टोमक। इम्प्टी का मतलब है खाली करना। क्या खाली कर रहे हैं? तो स्टोमक। तो स्टोमक को खाली करवाया जा रहा है जबरदस्ती। फोर्सफुली माने जबरदस्ती। वॉलंटरी। वॉलंटरी का मतलब है आप अपनी इच्छा से कर रहे हैं, या फिर अनिच्छा माने आप नहीं चाह रहे हैं फिर भी शरीर उसको खाली करवाएगा। तो वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। थ्रोइंग अप, अगर और भी इजी कर, थ्रोइंग अप माने फेंक देना मुंह से। क्या फेंक देंगे? तो स्टोमक में जो कंटेंट है उसको मुंह के द्वारा फेंक दे रहे हैं। इस कंडीशंस को, मेडिकल कंडीशंस को हम लोग वोमिटिंग के नाम से जानते हैं। लेकिन यहीं पर वोमिटिंग के साथ है, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन एक शब्द और आ जाता है नौजिया। कई ऐसा डिजीज है जिसमें नौजिया रहेगा, आपको पढ़ने को मिलेगा। नौजिया वोमिटिंग, नौजिया वोमिटिंग। सर सवेरे पर ब्रश करते टाइम हो जाता है, इनवॉलेंट्री हुआ सर। सवेरे में? सर सवेरे पर जैसे ब्रश करते हैं सर, हाँ, उस समय जीविया करते टाइम सर कभी कभी उल्टी जैसा मन रिफ्लेक्शन बात होता है। करेंगे। आज समझ गए, आ जाएगा, बात आएगा आपका, चर्चा करेंगे उस पर। पहले इसको, खाली इसको पहले डेफिनेशन समझिए। आप उस समय वोमिटिंग नहीं करते हैं, उस समय नौजिया करते हैं। इसीलिए बोले थे कि ये शब्द बार बार आएगा, और कई डिजीज के सिम्टम में ये नौजिया आएगा। अभी जो बात कर रहे हैं ना, वो भी ब्रश करते समय वोमिट थोड़ी करते हैं, वोमिटिंग जैसा फीलिंग करते हैं। तो वहां वोमिटिंग नहीं, वहां पे नौजिया शब्द आपको बोलना होगा। ये नौजिया क्या है इसको समझिए पहले। नौजिया कहता है कि नॉट इम्पिटिंग दी स्टोमक, पेट को खाली नहीं किया जा रहा है, बट आर द टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग। टेंडेंसी ऑफ वोमिटिंग का मतलब एक उबकाई आ रहा है कि अब निकल जाएगा कि तब निकल जाएगा, ऐसा फोर्सफुल एग्जर्ट लगाया जा रहा है शरीर के द्वारा आपके नहीं चाहने से, लेकिन बावजूद इसके इम्प्टी, पेट खाली नहीं होगा, मतलब कि मुंह से कुछ निकल कर नहीं आएगा।
तो उस कंडीशंस को, मेडिकल कंडीशंस को हम लोग नोजिया के नाम से जानते हैं। और ये जो ब्रशिंग के टाइम का अच्छा एग्जांपल दे दिए, ब्रशिंग के टाइम जो कर रहे हैं ना, ये वोमिटिंग नहीं है, ये नोजिया है। एक भी बार ऐसा बता दीजिए जिसमें आप वोमिट कर दिए हो ब्रश करते समय, एक बार भी नहीं हुआ होगा। हाँ, उबकाई जैसा नोजिया का टेंडेंसी आने लगा होगा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, जिसका पीछे कारण सामने आने लगेगा। दोनों में कोई डिफरेंस ज्यादा नहीं है, डिफरेंस इतना ही है कि एक में कंटेंट बाहर आ जाएगा, वोमिटिंग, एक में कंटेंट बाहर नहीं आएगा, नोजिया। सर डिफरेंस नौजिया में थोड़ा थोड़ा तो कुछ निकल ही जाता है सर। ना, नहीं निकलेगा, नहीं निकलता, नोजिया में निकलता एक आध, जैसे गैस्ट्रिक जूस है ना, गैस्ट्रिक जूस कभी जी। कभी निकल जाता है। अगर निकल गया तो वोमिटिंग हो गया, अगर माउथ से निकल गया तो नोजिया नहीं हुआ, वोमिटिंग हो गया तब तो सब तो सर बदल देना लार भाई। जैसा निकलता है सर, लार जैसा निकलेगा ये सर। लार नहीं निकलता है भाई, गैस्ट्रिक जूस निकलता है। पेट में जो गैस्ट्रिक जूस है ना, वो निकलता है। अगर माउथ से कुछ निकल गया तो ये नोजिया नहीं हुआ, ये वोमिटिंग हो गया। बदल देना पड़ेगा ना, सबको बदल देना पड़ेगा। बोल तो रहे कि दोनों में डिफरेंस बस इतना ही का है कि मुंह से आ गया वोमिटिंग, मुंह से नहीं आया नोजिया। सब बदल देना पड़ेगा, वोमिटिंग बोलना पड़ेगा, नोजिया नहीं बोलेंगे आप। उसी पर तो दोनों में डिफरेंस ही है, बाकी सब चीज तो एक ही है। गैस्ट्रिक जूस आता है, सलाइवा नहीं है। सलाइवा कहां से आएगा? सलाइवा सलाइवरी ग्लैंड ओरल कैविटी में होता है, पेट में थोड़ी होता है। जिसको गांव में लोग बोलते हैं पीत आ गया, तो पीत निकल गया, पीत निकल गया, पीत नहीं, गैस्ट्रिक जूस निकल जाता है। पीत बोलते हैं बाइल्स को। बाइल्स कहां से आएगा? बाइल्स तो डिओडेनम से जुड़ा होता है, और डिओडेनम और स्टोमक के बीच में स्पिंक्चर होता है, इसको लॉक किया रहता है कि डिओडेनम से कंटेंट निकल के स्टोमक तक ना जाए। आएगा कहां से? काउजिस पे आते हैं। काउजिस दोनों का एक ही होगा, वोमिटिंग नोजिया का काउजिस एक ही होगा, इसलिए दोनों को एक साथ लेके चल रहा है। सिलेबस सिर्फ आपका वोमिटिंग कर रहा है, लेकिन दोनों एक ही चीज है, इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। It is not the disease, only the symptom of some disease and medical condition। जैसे जॉन्डिस को डिजीज नहीं था, वो एक सिम्टम था। हिपैटिक मैंने लीवर में कुछ होने वाले चेंज को डिनोट कर रहा था। ठीक उसी तरह से ये जो है नोजिया या वोमिटिंग, ये डिजीज नहीं है, बीमारी है ही नहीं। ये वास्तव में होने वाले चेंज, कोई डिजीज में जो सिम्टम्स आ रहा है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, या फिर स्टोमिक गैस्ट्रिक ट्रैक्ट, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उसमें कोई एबनॉर्मलिटीज है, कोई फिजियोलॉजिकल डेफिसिट है, उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ये डिजीज में नहीं आता है। एज लाइक जॉन्डिस, इट इज ओनली द सिम्टम ऑफ सम डिजीज, कुछ डिजीज या फिर कुछ मेडिकल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकेंड, ठीक है, रिप्रेजेंट कर रहा है, बात सही है, लेकिन आखिर कुछ तो कारण होगा होने का। तो किस किस कंडीशन में होता है वो बता रहे हैं। एकदम इजी से चलते हैं। मोशन सिकनेस, मोशन सिकनेस मूवमेंट में जाते हैं। मोशन सिकनेस खासकर जब ऊंचाई पे चलने लगते हैं, पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, कार से जा रहे हैं, तो कई बार ट्रेवलिंग की वजह से सिकनेस, उस समय हमारा हाइपोथैलेमस, ये भी सेंटर से, वोमिटिंग सेंटर से भी हाइपोथैलेमस ही है ब्रेन का। तो हाइपोथैलेमस उस समय एक्साइटेड हो जाता है, और एक्साइटेड होने के बाद वहां पे आप थर्स्ट प्रेशर, जो वैगस नर्व है स्टोमिक को या सप्लाई दे रहा है, उसमें ये
अपथ्रस्ट कॉन्ट्रेक्शन, अपथ्रस्ट कॉन्ट्रेक्शन माने स्टोमक को फोर्सफुली ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट कराएगा। जब ये स्टोमक कॉन्ट्रैक्ट कराएगा ना तो ये वापस लौट आएगा। जैसे ये ऑसोफेगस है, ये स्टोमक है, ये डियोडेनम है। तो यहाँ पे तो स्फिंक्टर से बंद है, यहाँ पर भी स्फिंक्टर से बंद है। ये कार्डियक स्फिंक्टर है, ये पाइलोरिक स्फिंक्टर है, ठीक है। कंटेंट यहाँ जमा है और ये सारे जगह वैगस नर्व का सप्लाई है, पूरे स्टोमक में डियोडेनम में वैगस नर्व सप्लाई दिया हुआ है। अचानक से इसको स्टिमुलेशन आ गया वैगस नर्व को कि कॉन्ट्रैक्ट कराइए, तो ये जो मैसेज देगा, जैसे हम अभी फिंगर को कॉन्ट्रैक्ट करा रहे हैं तो अपनी मर्जी से थोड़ी करा रहे हैं, ये बाउंड्री हम सोच रहे हैं, उसके आधार पर हमारा ये क्या कहते हैं, ये 1.5 फिंगर अल्नर नर्व, ये 3.5 फिंगर मीडियन नर्व, ये दोनों एक्साइटेड होकर इसको कॉन्ट्रैक्ट करवा दे रहा है। तो मैं हम हाथ को ऐसे करके मुट्ठी बांध रहे हैं। तो सेम चीज ये जो स्टोमक वाला है ना, इसमें वैगस नर्व में कॉन्ट्रेक्शन हो गया, तो कॉन्ट्रेक्शन हो गया ना, तो ये जो बंद है, भाल्व बंद है, ये खुल जाता है ओसोफेगस का, और यहाँ से ये ओरल कैविटी होते हुए कंटेंट बाहर आने लगता है। ये मोशन सिकनेस का डिफॉल्ट है, कई लोगों में, सब में नहीं होता, 10% लोगों में मोशन सिकनेस है, खासकर पहाड़ी एरिया में गाड़ी उड़ी से चढ़ने लगते हैं या बस के सफर में उनको वोमिटिंग टेंडेंसी होगी। एकदम सबसे सिंपल चीज को लेके पढ़ते हैं। सेकंड पे आते हैं। हेलो सर। हाँ, सर ये सब में क्यों नहीं होता है? सबका देखिए इमोशन सेंटर है। आप हाइपोथैलेमस के बारे में, ये हमारा इमोशन सेंटर है। हार्मोन रेगुलेशन सेंटर है। उसके बाद रिएक्टिव रिस्पॉन्ड सेंटर है। इसका कई काम है। थर्मो रेगुलेशन तो फीवर में बात कर चुके हैं। रिस्पॉन्ड सेंटर, रिस्पॉन्ड सेंटर का मतलब है कि आप, लगता है आप ही लोग से बहस हुई थी ना एक बार, आप लोग कुछ बोल दिए थे, हम गुस्सा में हम क्लास छोड़ दिए थे। तो रिस्पॉन्ड सेंटर ये भी हाइपोथैलेमस हमसे करवाया कि आप बोले तो हम क्लास क्विट कर लिए। तो रिस्पॉन्ड सेंटर, साथ में बोलता है इमोशनल सेंटर। इमोशनल सेंटर का मतलब है भावनात्मक और होने वाले माइन्यूट सेंसिटिव चेंज। ये कई लोगों में ये इमोशन सेंटर सबका डिफर डिफर है। हमारा आपसे अलग होगा, आपका अपने भाई बहन से अलग होगा, तो सबका अलग अलग होता है। तो उसी ढंग से कुछ पर्सन है ना, वो हाइपर सेंसिटिव होते हैं। जो चेंज हो रहा है ना, जो एल्टीट्यूड का चेंज हो रहा है, तो या फिर मोशंस, जो गति का परिवर्तन हो रहा है ना, उसके प्रति ये हाइपोथैलेमस बहुत सेंसिटिव होता है कुछ लोगों में। तो वहां ये रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड का मतलब है कि जब हम एक्साइटेड हो रहे हैं तो कुछ बॉडी में रिस्पॉन्ड देंगे। तो रिस्पॉन्ड में कई तरह का देता है, उसमें नर्वसनेस, घबराहट होने लगेगा उसको, टैकीकार्डिया, उसमें हार्ट रेट उसका बढ़ने लगेगा, सांस तेज चलने लगेगा। उसमें एक यह भी आता है ना कि वैगस नर्व को भी स्टिमुलेट कर देता है। वैगस नर्व को स्टिमुलेट होगा ना तो ये वोमिटिंग का टेंडेंसी डेवलप कर जाएगा। एक चीज और जान लीजिए, हाइपोथैलेमस के साथ हमारा मेडुला ऑब्लंगाटा है। मेडुला ऑब्लंगाटा है, ये हाइंड ब्रेन का पार्ट है। मेडुला ऑब्लंगाटा हमारा कार्डियक सेंटर है, रेस्पिरेटरी सेंटर है, मतलब कि हार्ट का बीटिंग, चलना, सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये यहीं से कंट्रोल होता है। क्लियर। साथ में वैगस नर्व जो स्टोमक तक आया, ये भी मेडुला ऑब्लंगाटा से ही निकलकर बाहर आता है, उसी को टच करते हुए निकलता है। तो हाइपोथैलेमस जब कार्डियक सेंटर एंड रेस्पिरेटरी सेंटर को स्टिमुलेट करेगा, उसी समय वैगस भी स्टिमुलेट हो जाता है। कि हम गुस्सा होंगे, क्लास ले रहे हैं, गुस्सा होंगे, तो एक स्टूडेंट, दो स्टूडेंट की वजह से हो सकता है, लेकिन उस समय सुनना सबको पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, तो उसको ऐसे इजी समझते हैं। तो ये सेंटर जब स्टिमुलेट होगा ना तो वोमिटिंग टेंडेंसी आएगा। तो सब पर्सन का अलग अलग सेंसिटिविटी होती है, उसी पर निर्भर करता है। तो बहुत, इसका रेशियो बहुत कम है, 8 to 10% के बीच में ही ऐसे लोग हैं जिनको वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप करती है। हेलो सर, ये हाँ, ठीक नहीं होता है? नहीं देखो, ये जो ये प्रॉब्लम है ना, तो उसको खुद से उसको इससे जूझना पड़ेगा। जूझना पड़ेगा का मतलब होता है कि जिस समय ट्रैवलिंग उनको डिसाइडेड है कि आज ट्रैवलिंग हमको जाना है, 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो सुबह में उनको लाइट डाइट, एकदम हल्का खाना लेना होता है कि पेट जितना पेट भरा रहेगा उतना ज्यादा इनको ये प्रॉब्लम आएगा।
तो पेट खाली रखते हैं, पानी पेट भर नहीं पीते हैं, बोतल में रख लेते हैं, थोड़ा 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 करके पानी लेते हैं। ये सेंसिटिविटी रिएक्शन है, इसमें अब नींबू जाहिर पानी रख लेगा बोतल में सर, नहीं होगा? थोड़ा 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 नींबू थोड़ा पानी मतलब सर लेगा था। उसको सिप करना है कि अभी पी लिए, फिर 20 मिनट के बाद फिर एक दो घूंट पी लिए, ऐसे करके। पेट में जैसे ही भरा रहेगा तो वोमिटिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, तो उसको उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता है। बस में दिक्कत है तो फिर ट्रेन का सफर करना होता है, कई लोगों को प्लेन में ये प्रॉब्लम होता है, तो उसके साथ उनको एडजस्ट करना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं कर सकता है। चेंज कीजिएगा तो फिर आपको ये लेना पड़ेगा एंटीमिक ड्रग्स, वोमिटिंग रोकने के लिए खा के निकलना पड़ेगा, लेकिन उसका इफेक्ट भी होगा। इफेक्ट ये होगा कि नींद आएगा, लेथार्जी होगा, कई उसका सामने आएगा प्रॉब्लम, उसके साथ एडजस्ट करना होगा। सर कौन सा टेबलेट आता है? हाँ, टेबलेट कौन सा नाम? वेंडम वगैरह किस लिए है? वेंडम एक सिंपल टैबलेट वेंडम रख लेना है, वो गैस्ट्राइटिस में भी काम आ जाएगा, इसमें भी काम आ जाएगा। लेकिन कोशिश करना है कि टैबलेट की जगह ना जो हमारा दिनचर्या है उसमें परिवर्तन कर लेंगे, पेट भर खाना खाना ही नहीं है, पास में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा देर में आधा घंटा एक घंटा में एक बिस्किट दो बिस्किट या एक रोटी दो रोटी खा लेंगे, बात खत्म हो गई। पेट भर के नहीं चलना है किसी भी हालत में। इसके साथ एडजस्ट ही करना होता है। सेकंड पे आते हैं, मोस्ट कॉमन में अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, फर्स्ट 2 मंथ। ये तो हमको लगता है कि 50% to 90% प्रेग्नेंट लेडी में होगा। अर्ली स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी, शुरू का 2 महीना 50 से 90% होता है, ऐसे लोगों में होता है। तो इसमें वोमिटिंग टेंडेंसी जो है, वोमिटिंग 25% टू 55% को होगा, और बाकी लोगों को नौजिया होगा। नौजिया करीब करीब रेस्ट 40% को नौजिया होगा, उबकाई आएगा, होगा नहीं। और 25 से 55% को तो कंटिन्यूअस वोमिटिंग का टेंडेंसी रहेगा। सर ये तो ये शुरू के 2 महीना में ही होता है। शुरू का 2 महीना में एकदम पक्का गिन के 60 दिन नहीं, लगभग 2 महीना, 2.5 महीना भी हो सकता है या 1.5 महीना में सेटल हो जाए, लेकिन लगभग 2 महीना ये पूरा करके ही छोड़ेगा। सर 2 3 महीना महीना का के बाद धीरे नहीं धीरे, होगा? लगभग अप्रॉक्स का क्या मतलब होता है, 2.5 महीना भी हो सर सकता है, 3 महीने में, हाँ सर, आगे नहीं ठीक होगा, है सर, ठीक है। अगर आगे मान नहीं लीजिए होगा। कि अगर 6 महीना सर फर्स्ट बीत गया प्रेगनेंसी का, तब तो सर फर्स्ट ऐसा नहीं, कंडीशन नहीं। वो दूसरा कंडीशन से होगा, इसके वजह से नहीं होगा। ये हाँ, इस समय एमनियोटिक फुल फ्लूइड, और बच्चा जो डेवलप होने लगता है ना, तो उसको जो एक्सक्रेट करता है वो सर्कुलेट करता है ब्लड में, उसका एक्सक्रेटिव सब्सटेंस, और जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट हो जाता है। तो वो कंडीशंस यहाँ पे नहीं आएगा, 6 महीना के बाद होगा। हो सकता है कि ओवर ईटिंग हो जाए, ज्यादा खा लियो उसके वजह से होगा, या डिहाइड्रेशन का प्रॉब्लम है, वो और दूसरा कारण हो सकता है। लेकिन ये जो प्रेगनेंसी सिकनेस जो बोलते हैं, ये शुरू का फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, शुरू का 2 महीना से 3 महीना के बीच का ही है, लेकिन 2 ही महीना तक मान के चलते हैं हम लोग, तीसरा महीना में धीरे धीरे करके ये खत्म हो जाता है। हो सकता है कुछ और कारण होगा, लेकिन प्रेगनेंसी सिकनेस से नहीं होगा। थर्ड, मेडिकेशन। हेलो सर, 2-3 मंथ के बीच में ऐसा क्या होता है जो वोमिटिंग होता है? प्रेगनेंसी में यस सर। बताए ना कि प्रेगनेंसी के केसेस में जब फीटस डेवलप करता है ना, ये मान लेते हैं ये यूट्रस है, ये यूट्रस है, ये सर्विक्स है, इसका माउथ है। तो फीटस, ये फैलोपियन ट्यूब है। सपोज दैट कि बच्चा इधर से ओवुलेशन हुआ और यहीं पर ये डेवलप किया, इस जगह पे, या इधर से कहीं पर डेवलप किया,
तो डेवलप किया ना, तो मदर के प्लेसेंटा से ये ब्लड को लेता है, ये फीटस डेवलपमेंट है और ये प्लेसेंटा है। तो मदर से ही ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन लेगा और एक्सक्रीटरी सब्सटेंस मदर की ब्लड में वो छोड़ देगा। क्लियर? मदर इसके लिए अडेप्टेड नहीं है, इसके लिए तैयार नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल चेंज के लिए वो एग्री नहीं थे। लेकिन ये जो लिबरेट किया एक्सक्रीटरी सब्सटेंस, ये तो मदर के ब्लड में आ गया, मदर ब्लड, और यहां से ये सर्कुलेशन में चला गया, और सर्कुलेशन में जाएगा ना तो मदर के होल बॉडी में सर्कुलेट करेगा। तो होल बॉडी में हाइपोथैलेमस भी आता है, वहां तक भी पहुंचेगा। और हाइपोथैलेमस अभी तो जस्ट फीवर में चर्चा किए थे कि जैसे ही एबनॉर्मलिटी महसूस होगा तो फीवर के रूप में या फिर कुछ अपना रिस्पॉन्ड के रूप में सामने लाएगा रिएक्शन हाइपोथैलेमस। तो जैसे ही ये हाइपोथैलेमस तक पहुंचेगा केमिकल्स, बस इसके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्ड करेगा, और रिस्पॉन्ड करेगा ना तो वैगस नर्व को वोमिटिंग टेंडेंसी, क्योंकि ये एब्डोमिनल कैविटी में बच्चा पड़ रहा है ना, तो इसलिए वो वहां से वो बाहर करना चाहता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतेगा तो धीरे 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 हाइपोथैलेमस उसके प्रति एडप्ट होने लगेगा, इस चीज के प्रति एडप्ट होने लगेगा, और उसको फीमेल का मेटाबॉलिक सिस्टम डेवलप हो जाता है और इस एक्सक्रीटरी सब्सटेंस को बहुत जल्दी फिल्ट्रेट करके बाहर करने लगता है। इसलिए 2 महीने के बाद धीरे धीरे करके वो बंद हो जाएगा। उसके लिए जिम्मेवार फीटस का एक्सक्रेशन है। थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।
आगे बात करते हैं। थर्ड में मेडिकेशन, कई ऐसे दवा है जिसमें मलेरियल ड्रग, एंटी मलेरियल ड्रग शामिल है। ये वोमिटिंग क्रिएट करेंगे। इंटेंस पेन, इंटेंस पेन का मतलब कि जरूरत से ज्यादा अगर दर्द है, उस दर्द की अवस्था में भी हाइपोथैलेमस एक्साइटेड होगा और ये वोमिटिंग या नॉजिया टेंडेंसी सामने आएगा। इमोशनल स्ट्रेस, खासकर फियर, डर की अवस्था में। इमोशनल स्ट्रेस में खासकर डर की अवस्था में, खुशी की अवस्था में तो नहीं, भय की स्थिति में ये होगा। उस पर डिजीज ऑफ गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर में स्टोन्स है, गोल ब्लैडर में स्ट्रक्चर हो गया है, उस अवस्था में भी होगा। फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग डायरिया के स्टेज में बता चुके हैं, फूड पॉइजनिंग में भी ये डेवलप करेगा। इसके अलावा इन्फेक्शंस ऑफ स्टोमक, या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो, प्रोटोजोअल इन्फेक्शंस हो या वायरल इन्फेक्शन हो। अगर स्टोमक में इन्फेक्शन है तो वोमिटिंग टेंडेंसी सामने आएगा। उसके अलावा आता है हार्ट अटैक, रिएक्शन टू सर्टेन स्मेल एंड फूड, रिएक्शन टू सर्टेन स्मेल से मतलब बैड ऑडियो, हल्का फॉल स्मेलिंग, गंदा महक कहीं से आ रहा है, या फूड, कुछ खाना को भी देखते हैं जो अनडाइजेस्टेबल खाना है, आपको उसमें आपके लिए वो अनयूजुअल है। कई जगह बहुत तरह के खाना खाते हैं, जैसे डॉग डॉग का मांस खाते हैं, लेकिन आप देख लेंगे डॉग का मांस सामने तो वोमिटिंग शुरू हो जाएगी। तो ये टेंडेंसी कुछ फूड को देखकर या कुछ ऐसा स्मेल है बैड ऑडियो, तो ये डेवलप कर जाएगा। ब्रेन ट्यूमर, गैस्ट्रिक अल्सर, गैस्ट्रिक अल्सर अगर स्टोमक में अल्सर है तो सम फॉर्म ऑफ कैंसर, कुछ कैंसर खासकर यूट्राइन कैंसर, एब्डोमिनल कैंसर, इंटेस्टाइनल कैंसर, इस कैंसर में भी ये डेवलप करेगा। उसके बाद बुलिमिया, बुलिमिया बहुत कॉमन डिजीज है, खासकर फीमेल में ये ज्यादा प्रॉब्लम है। बुलिमिया का मतलब होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, कि हमको कम करना है, वेट को कम करना है,
वजन को कम करना, मेरा वेट बढ़ गया है, तो उसके लिए वो फिर इस पे चले जाते हैं, डाइटिंग पे आ जाते हैं। डाइटिंग पर आ जाते हैं ना, उसके बाद अगर उसको खाना दिया जाए, अगर कहीं पर खा लेते हैं तो उनको ऐसा लगता है ना कि हम जरूरत से ज़्यादा ईटिंग कर लिए हैं, और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस उनके अंदर पैदा होता है, और बुलिमिया, जिसको बोलते हैं बुलिमिया, उसके बाद ये वोमिट करके उसको निकाल देंगे। तो बुलिमिया कोई डिजीज नहीं है, साइकोलॉजिकल इलनेस है। ये बीमारी है साइकोलॉजिकल। इसके अलावा गैस्ट्रोपारेसिस, पैरेसिस का मतलब है पैरालिटिक सिम्टम्स। वो अभी स्लो, माने कंप्लीट पैरालिसिस नहीं, अनकंप्लीट, इनकम्प्लीट पैरालिसिस। तो स्टोमिक अगर स्लो हो जाता है, उसका प्रेस्पिरेटरी मूवमेंट स्लो हो जाता है, मतलब उसको पैरेसिस, पैरालिटिक स्टेज से पहले कम का अटैक उस पर आया हुआ है, तो इस वजह से ये वोमिटिंग या नोजिया के रूप में सामने आएगा। ये डायबिटिक पेशेंट, जिनको शुगर का प्रॉब्लम है, तो कई बार उनको ये ऐसा देखने को मिला। इसके बाद है इनगेशन ऑफ टॉक्सिन्स, एक्सेसिव अल्कोहल, जरूरत से ज्यादा शराब वोमिटिंग डेवलप करेगा। एंड टॉक्सिनस इंगेशंस, पॉइजनस चीज कुछ खा लिए हैं तो ये फिर वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप कर जाएगा। कई बार बॉबल ऑब्स्ट्रक्शन, और कॉमन इन अपेंडिसाइटिस। बॉबल ऑब्स्ट्रक्शंस इंटेस्टाइन में कहीं पर रुकावट है, स्टोमिक में कहीं रुकावट है, तो भी वोमिटिंग होगा। और अपेंडिसाइटिस का ये सिम्टम में आता है, वोमिटिंग से ज्यादा उसमें नोजिया को देखने को मिला है। अपेंडिसाइटिस में वोमिटिंग कम, नोजिया ज्यादा, उबकार लेता रहेगा, आएगा नहीं, कॉन्टेंट बाहर नहीं आएगा। कई लोगों को फूड एलर्जी, खाने से एलर्जी, खासकर ज्यादातर मिल्क, फीमेल में ज्यादातर मिल्क को देखा गया, कुछ पर्सन्स में एक। ये दोनों वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप कराते हैं जिनको एलर्जी है। इसके अलावा कई बार हाई फीवर, इस कंडीशन में देखा गया। समटाइम्स सिम्टम ऑफ डिजीज लाइक हेपेटाइटिस, मलेरिया, टाइफाइड, इन सबका इन्फेक्शन हो जाना वोमिटिंग को बढ़ावा देगा। यहाँ तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर फूड एलर्जी से रसेस भी होता है क्या? तो किस रूप में आएगा कहना मुश्किल। अगर एलर्जी है तो ये एंटीजन एंटीजन एंटीबॉडी का या इम्यूनिटी रिस्पॉन्ड रिएक्शंस के अंदर में आता है, उसमें एलर्जिक में ये कुछ नहीं कर सकते हैं।
ये वोमिटिंग के रूप में हो सकता है, ये बिल्कुल इसको क्या बोलते हैं, जो रैसेस, रैसेस सर। हाँ रैसेस के रूप में हाँ आ सकता है बिल्कुल। अब आ जाते हैं किस सिम्टम पे। इसका ट्रीटमेंट क्या है सर? किसका? वोमिटिंग, फूड फूड एनर्जी का सर। कोई भी अगर एनर्जेटिक है तो एक तो पहले तो उसको लेना नहीं है, एकदम से फाइनल है। ये हमको भी मालूम है, जैसे हमें भी है, मटन खा लेंगे या फिर पनीर खा लेंगे तो वोमिटिंग करेंगे, या फिर दही बड़ा, ये हमको मालूम है। तो हम किसी भी स्थिति में इसको लेने से बचते हैं, बिल्कुल ही नहीं लेते हैं। तो एक तो पहले ये अगर ले लिया है तो इंटीमिक ड्रग्स, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे ट्रीटमेंट में, वही लेना पड़ेगा। ओके जैसे सर। नहीं आपको जानकारी हो जाएगी, जैसे जानकारी एक बार दो बार आप लेंगे ना, तो पहला बार तो नहीं पता चलता, सेकंड टाइम में मालूम होता है कि आखिर ये चीज लिए तो फिर दोबारा क्यों हुआ। तो तीसरा बार जाते जाते पता चल जाता है कि हाँ ये सब सांसंदेह है, तो ये एनर्जेटिक रिएक्शन सामने आएगा, तो उसको छोड़ देने में ही बना गया, उसका कोई इलाज नहीं है। ओके सर। कॉम्प्लिकेशन डिहाइड्रेशन या हाइपोटेंशन, डिहाइड्रेशन, सॉल्ट एंड वाटर लॉस्ट होगा। ये कॉम्प्लिकेशन में क्लिनिकल फीचर क्या रहेगा, सिम्टम इसका ये वोमिट कर रहा है बस, और क्या, ये कोई सिम्टम तो होता ही नहीं है। कॉम्प्लिकेशन में इसके बाद क्या क्या इफेक्ट शरीर पे पड़ सकता है, तो पहला तो डिहाइड्रेशन का सिम्टम आ जाएगा, तो वाटर एंड सॉल्ट लॉस्ट हो रहा है, खासकर पोटेशियम लॉस्ट हो रहा है। जब स्टूल पास आउट होता है ना, तो उसमें सोडियम ज्यादा लॉस्ट होता है, और वोमिटिंग के कंडीशन में पोटेशियम बहुत ज्यादा लॉस्ट होता है। हाइपोटेंशन, ब्लड प्रेशर से नीचे गिरने लगेगा। लेथार्जी, सुस्त हो जाएगा शरीर, काम करने में असमर्थ महसूस करेंगे। डिलीरियम, डिलीरियम मैंने कंफ्यूजन का स्टेज डेवलप करेगा। कई बार किस जगह पे हो पहचान मुश्किल हो जाएगा, आदमी का पहचानना मुश्किल हो जाएगा, मतलब डिसओरिएंटेड टाइप का बिहेव करना शुरू कर सकते हैं। एमनीसिया, नींद नहीं पड़ना, सॉल्ट की कमी से एमनीसिया, रात भर बड़बड़ करना, इस ढंग का प्रॉब्लम सामने आ जाएगा। एंड लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, अगर अगर एक्सेसिव अमाउंट में वोमिट लॉ की वजह से लॉस्ट किया है सॉल्ट एंड वाटर, तो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, हाइपोवैल्मिक शॉक का स्टेज वहां पे सामने आ जाएगा। कई बार इसोफेगस बर्न या अल्सरेशन ऑफ ऑसोफेगस, वोमिट करते करते रैप्चर हो जाता है, छिला जाएगा, और छिला जाएगा ना, वो अल्सरेशन का रूप ले लेता है। हेलो सर। हाँ सर ये क्या बोलते हैं, जब खांसी उससे तो उससे भी तो अल्सरेशन हो जाता है सर। खांसते हैं तो वहां पे ऑसोफेगस में, कफ उफ छटता है ना सर, खांसी में ना, जो
हाँ काफ निकालता है सर, उस उसमें भी लेकिन अल्सरेशन आ जाता उसमें है। उसमें ब्रोंकियल जैसे ऑसोफेगस डाइजेस्टिव पाइप हो गया ना, वहां पे ट्रैकिया से ज्यादा ब्रोंकियल ट्यूब रैप्चर कर जाता है। और ग्लोटिस एक ही जगह तो मिलेगा ही, लेकिन इसमें ऑसोफेगियल अल्सर बोला। ऑसोफेगियल अल्सर तो मैंने स्टोमक से जोड़ने वाला जो नली है ये, तो यस सर। इसके लीनिंग अंदर अंदर वाले लेयर में अल्सरेशन का बात होता है। और ये जो बात कर रहे हैं ना, तो आपको जो कफिंग के दौरान होता है ना, ये ग्लॉटिस का रीजन ऊपर वाला फेरेंजियल एरिया में होता है। लेकिन अंदर अगर ट्यूब में उसमें भी रैप्चर होगा, उसमें ट्यूब में ब्रोंकियल ट्यूब का रैप्चर होता है, तब ना वोमिटिंग, कई बार खांसते खांसते वोमिटिंग, ब्लड वोमिट करना शुरू कर देते हैं। यस सर, तो कभी वहाँ कभी आता है सर, हाँ, कफ के साथ कभी आ जाता था। हाँ उसमें ऑसोफेगस नहीं, उसमें ब्रोंकियल ट्यूब रैप्चर करेगा। लास्ट ट्रीटमेंट पे आते हैं। ग्रेजुअल में धीरे धीरे करके, ग्रेजुअली में धीरे धीरे वाटर इनटेक, क्योंकि वाटर लॉस्ट करेगा और ये हाइपोथर्मिक शॉक के तरफ बढ़ रहा है, तो थोड़ा 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 करके पानी ये लगातार पिलाते जाएंगे कि पानी की कमी शरीर में ना हो। कभी फुल ऑफ ग्लास नहीं देंगे, ग्रेजुअल का मतलब है थोड़ा थोड़ा करके देंगे, लेकिन खाली भी नहीं छोड़ेंगे, लगातार पानी देते रहेंगे। अवॉइड एनी सॉलिड फूड, किसी भी हालत में कोई सॉलिड फूड वहां पे नहीं देंगे, खतरा बना हुआ है। अगर दे देते हैं और वोमिटिंग कर दिया, ठीक है, वोमिटिंग कर दिया ना, तो अगर सॉलिड फूड है तो कई बार वो जैसे ये, एक मिनट एक और मार करेंगे, ये ऑसोफेगस हो गया और उसके ठीक आगे ट्रैकिया होता है, एकदम ठीक आगे, दोनों ट्रैकिया आगे होता है गर्दन में और ऑसोफेगस पीछे की ओर होता है। तो वोमिट करेगा तो इधर से, स्टोमक से यही जुड़ा हुआ है ना, वोमिट करेगा तो इधर से बक्कल कैविटी में आएगा। और कई बार उसमें आदमी खींच लेता है, वोमिट करते करते परेशान हो जाता है, सांस रुकने लगता है, तो खींचता है ना, तो ये ट्रैकिया में आने का खतरा बन जाएगा। एंड रिस्पायरेटरी चॉक, द स्टेज ऑफ एस्फाक्सिया, मैंने सड़क जाने का स्टेज डेवलप करेगा और कई बार ये जानलेवा साबित हो जाता है। तो किसी भी स्थिति में पेशेंट को किसी भी स्टेज में सॉलिड डाइट वहां पर अवॉइड करेंगे, इसलिए नहीं कि वो अनडाइजेशन रह जाएगा, वो तो है ही, इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये बाहर वापस बक्कल के बिटी में आए, वहां से एस्पायरेट करके रिस्पायरेटरी ट्यूब में न चला जाए और उसकी जान चली जाए। इस खतरा से बचने के लिए सॉलिड डाइट को ऑलवेज अवॉइड। खाए बिना थोड़ी कोई मरता है, 4 दिन बिना खाए के जिंदा नहीं रहता, 11-11 दिन जिंदा रह जाते हैं लोग। पानी कम नहीं चाहिए, पानी और सॉल्ट नहीं कमना चाहिए, खाने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, एक दिन नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा। यूज ORS इन वोमिटिंग, क्योंकि सॉल्ट लॉस्ट हुआ है और लगातार हो रहा है। अगर थोड़ा बहुत के लिए नहीं देते, लेकिन लगातार अगर वोमिटिंग हो रहा है तो ORS यहाँ पर देना होगा, या पेडिलाइट्स कोई इस ढंग का इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के लिए देना होगा। नेक्स्ट, ये प्रेग्नेंट के लिए है,
प्रेग्नेंट वुमेन को मालूम है ऐसा होगा, और खासकर उनको मॉर्निंग सिकनेस, सुबह में ये प्रॉब्लम बढ़ेगा, उनको मालूम है। तो ऐसे कंडीशंस में उठने बिफोर गेटिंग द बेड, बिछावन से उठने के पहले कोई स्नैक्स ले लेंगे। हाँ, कोई स्नैक्स हाई प्रोटीनस, जैसे मीट मीट का हुआ, फ्राई किया हुआ, या फिर चीज हो गया, ये उनको दे देंगे, क्योंकि इसको आप रोक नहीं सकते, ये 2 महीना 2.5 महीना होगा ही। तो जो लॉस्ट होगा उनका ना, वो कम से कम ये रिकवर हो जाएगा, ये पहले दे देंगे, बेड पे ही ले लेंगे, और तब बेड से ये उठेंगे, थोड़ी देर के बाद उठेंगे तब तो वोमिटिंग होगा, तब तक ये डाइजेशन से आगे बढ़ चुका होगा। तो ये प्रिकॉशंस उनको लेना पड़ेगा। एंड अदर कंडीशंस नीड्स स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। अदर कंडीशन का मतलब होता है कि कोई और बीमारी से जब वो सफर कर रहे हैं, कैंसर से है, मलेरिया से है, उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, उसके लिए अलग से दवा साथ में देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है प्रिवेंशन, इससे कैसे कैसे प्रिवेंट करेंगे, तभी लास्ट में हम मेडिसिन पे आ जाएंगे। प्रिवेंशन खासकर नोजिया के लिए होता है, वोमिटिंग तो लगातार होता रहेगा। स्मॉल ईटिंग आफ्टर सम इंटरवल, पहला थोड़ा खाना, जो 2 बार 3 बार ज्यादा खाना खाने से बढ़िया है, सुबह दोपहर रात 3 घंटे बढ़िया से खाना खाते हैं हम लोग, तो वो लगातार खाने से बढ़िया है थोड़ा थोड़ा खाना कुछ कुछ देर पर खाते रहना चाहिए। ये फर्स्ट। सेकेंड, ईट स्लोली, उसको पूरा पचने का मौका दें। आप एक ही बार में, जैसे कम टाइम है, हड़बड़ है, तो हड़बड़ में खाना नहीं खाने के, टाइम लेकर धीरे 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 करके खाना चाहिए। अवॉइड हार्ड डाइट, कड़ा खाना, खासकर स्पाइसी फैटी सब्सटेंस उस समय अवॉइड कर देना चाहिए। मिल्क भी, इवन मिल्क भी अवॉइड कर देना चाहिए। फूड इनटेक इन calm environment, calm environment बने एकदम शांतपूर्ण जगह पे खाना, आराम से खाना चाहिए। ये इतना प्रिवेंशन है। अब आ जाते हैं ड्रग्स पे, आ जाते हैं। ड्रग्स थेरेपी,
ऑन्डेस्ट्रॉन्स, जोफिरिन या प्रोमेथाजेंस, कोई एक टैबलेट इस कंपोजिशन का कोई भी एक टैबलेट देते हैं। और एसओएस, ये भी पैरासीटामोल की तरह एसओएस है, जरूरत होगा अभी दिए, और इवनिंग में अगर ठीक है तो देने की जरूरत नहीं है, नहीं तो एक इवनिंग में देके इसको रेपिटेशन बंद कर देता है। अगर एक लाइन में बात करें, अगर आपसे कोई पूछेगा तो इतना नहीं बताना है आपको। आप एंटी एमेटिक्स ड्रग्स, खाली इतना ही बोलेंगे। एंटी एमेटिक्स ड्रग्स का मतलब है वोमिटिंग्स या नौजिया को रोकने वाला दवा देंगे। तो आप इतना, कोई भी पूछेगा क्या ड्रग्स प्रोटोकॉल आपका होगा, तो सिर्फ एक शब्द बोलना आपको, एंटी एमेटिक्स ड्रग्स वहां पे देंगे। कंपोजिशन इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जैसे पैरासीटामोल बोलते हैं ना, एंटीपायरेटिक में क्या देना, तो पैरासीटामोल देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, सॉरी एंटीपायरेटिक, पैरासीटामोल तो कंपोजिशन हो गया। तो यहाँ पर हेलो सर। हाँ सर ये तीनों कंपोजिशन है? ये तीनों कंपोजिशन है, और ये इन तीनों कंपोजिशंस को इसके अंडर में एंटी इमेटिक्स ड्रग्स, एंटीमिटिक्स माने वोमिटिंग्स को प्रमोट करने वाला से रोकने वाला दवा, तो एंटी एंटीमिक्स में ये सब आता है। सर रैशेस का सर? एनेस्थीसिया में पढ़ना है, नेक्स्ट जब आएंगे ना, अब एक दो टॉपिक से बचा हुआ, उसके बाद इसी पर आएंगे, ये ऑक्सीडेटिव पढ़ना पड़ता है आपको, एनेस्थीसिया में पढ़ाएंगे। यहाँ पे आपका वोमिटिंग खत्म हो जाता है। एक मिनट, सिलेबस देखने दीजिए, नेक्स्ट टॉपिक क्या है। फिर छोटा सा डिजीज है पॉलीयूरिया। Normal urine output in adult.
कई बार बोले हैं 1500 ml पर 24 आवर, 24 घंटा में 1500 ml नॉर्मल यूरिन आउटपुट है। एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, बहुत ज्यादा पानी पी रहा है तो ये इम्प्रूव करेगा और 3 लीटर्स के अप्रोक्स में पर डे होगा, लेकिन होना नहीं चाहिए। पानी ज्यादा पीना बहुत अच्छा आदत में नहीं आता है। ये नॉर्मल वैल्यू हमारा 1500 ml 24 आवर में यूरिन आउटपुट है, लेकिन एक्सेसिव इनटेक ऑफ वाटर, जरूरत से ज्यादा पानी पी रहे हैं तब भी ये 2.5 से 3 लीटर के आसपास में ही जाएगा, उससे ज्यादा ये नहीं होगा। लेकिन बोलता है इन नॉर्मल कंडीशंस increase urine output more than 3 liters. नॉर्मल कंडीशन बता रहा है, नॉर्मल कंडीशन में एक्सेसिव वाटर इनटेक ये वाला सिचुएशन नहीं आया है, ये वाला सिचुएशन में नॉर्मल खाना पीना में ये मोर देन 3 लीटर्स 3 लीटर से ज्यादा यूरिन आउटपुट हो रहा है। कंसीडर अंडर पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया पॉली मैंने कई बार या ज्यादा, यूरिया मतलब यूरिन का एक्सप्रेशन, तो ये कंडीशन पॉलीयूरिया की बार बार पेशाब करने जाना या जरूरत से ज्यादा पेशाब होना, ये दोनों डिजीज पॉलीयूरिया के अंदर जाता है। अब ये कई बार डिजीज के रूप में सामने आएगा और कई बार कई डिजीज दूसरे डिजीज का सिम्टम के रूप में सामने आता है। या तो कोई दिक्कत समझने में, पॉलीयूरिया माने कई बार या ज्यादा, यूरिया माने एक्सक्रेशन ऑफ यूरिन। हमारा नॉर्मल वैल्यू 1500 ml इन 24 घंटा, एंड एक्सेसिव अगर बहुत ज्यादा हुआ, पानी ज्यादा पी रहे हैं, कुछ ऐसा जैसे कंटिन्यू 10 ग्लास 12 ग्लास से चाय पी रहे हैं तो ये बढ़ेगा, बढ़ के 3 लीटर तक जाएगा। या अल्कोहल कोई कंजम्प कर रहा है तो अल्कोहल के साथ वाटर भी लेगा तो जितना लिया है वो बाहर आएगा, तो 3 लीटर्स मान के चल रहे हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन मैंने ये वाला स्टेज जो 1500 होना चाहिए था, उस स्टेज में 3 लीटर से ज्यादा अगर हो रहा है तो कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीयूरिया। अब इसके काउज पे आ जाते हैं, सिंपल काउज से चलते हैं। फर्स्ट डायबिटीज मिलाइटस, शुगर का बीमारी, उसमें पॉलीयूरिया, पॉलीफाजिया, पॉलीटैक्सिया, ये 3 उसका कार्डिनल सिम्टम है। पॉलीफाजिया में जरूरत से ज्यादा खाना खाएगा, पॉलीडेक्सिया जरूरत से ज्यादा पानी पिएगा, एंड पॉलीयूरिया जरूरत से ज्यादा पेशाब करेगा। तो डायबिटीज मिलाइटस का ये सबसे कॉमन सिम्टम्स पॉलीयूरिया। सेकेंड, enlarged prostate, मेल का प्रॉब्लम है, फीमेल में प्रोस्टेट होता नहीं है। प्रोस्टेट इनलार्ज हो गया, ये खासकर अप्रॉक्स 50 इयर्स एबव, ये भी यंग स्टेज का प्रॉब्लम नहीं है, 50 साल के बाद का प्रॉब्लम है। तो 50 इयर्स अक्रॉस अगर प्रोस्टेट बढ़ गया हो किसी पर्सन का तो यहाँ पे पॉलीयूरिया का सिम्टम सामने आ सकता है। ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर, ओवर एक्टिव यूरिनरी ब्लैडर का मतलब है कि जरूरत से ज्यादा उसमें यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रेक्शन चल रहा है। कॉन्ट्रेक्शन तो होता ही रहता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन हो गया तो थोड़ा थोड़ा देर में ये यूरिन को बाहर करना शुरू करेगा, कंजर्व नहीं रखेगा।
यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, इकोलाई का इन्फेक्शन है तो भी ये सिम्टम। नेक्स्ट, डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस माने एंटी डायरेटिक हार्मोन्स का कमी हो जाना, इस स्टेज में भी होगा। उसमें प्रेगनेंसी में के केसेस में यूरिन आउटपुट बढ़ जाएगा। उसका जो रीनल फेल्यूर, किडनी का प्रॉब्लम है, डैमेज हो गया, उस समय भी ये यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। लीवर डिजीज, लीवर का प्रॉब्लम है पेशेंट में, पॉलीयूरिया का सिम्टम सामने आएगा। कसिंग डिजीज, कसिंग डिजीज एक्सेसिव अमाउंट ऑफ सिक्रेशन ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, जो सुप्रारीनल ग्लैंड है उससे एक्सेसिव अमाउंट का सिक्रेशन होता है, और कसिंग सिंड्रोम। तो कसिंग सिंड्रोम्स में भी पॉलीयूरिया का सिम्टम सामने आएगा। हाइपरकैलमिया, जरूरत से ज्यादा शरीर में कैल्शियम का डिपोजिशन होगा, यूरिनरी ब्लैडर में कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा, हो जाएगा। एंजाइटी, बहुत ज्यादा चिंता लेके चल रहा है, हो जाएगा। एंड मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन्स है जो दिया ही जाता है कि यूरिन आउटपुट बढ़ाए, खासकर हार्ट डिजीज में दिया जाता है, एसाइटिस के केसेस में दिया जाता है, तो इन सब केसेस में ये बढ़ेगा। कौन कौन ड्रग्स हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, डाईयूरेटिक्स, लिथियम, टेट्रासाइक्लिन, ये सब दवा चलेगा, बढ़ेगा। इसके अलावा अल्कोहल, कैफीन, ज्यादा अल्कोहल या कॉफी पीना, वो भी पॉलीयूरिया को बढ़ाएगा। डायग्नोसिस में आते हैं, कैसे कैसे डायग्नोसिस करेंगे। फर्स्ट सिम्टम, जरूरत से ज्यादा पेशाब कर यूरिन हो रहा है, उसके आधार पर फिजिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, तो हैंड से फिल्ट करके उसको हम लोग देख सकते हैं। उस पर यूरिन टेस्ट देखना है कि 24 घंटा में क्या रिजल्ट है यूरिन आउटपुट का, और क्या निकल है यूरिन में, क्या निकल, शुगर निकल रहा है या फिर एल्ब्यूमिन निकल रहा है, प्रोटीन निकल रहा है, तो ये सब टेस्ट से पता चलेगा कि प्रॉब्लम क्या है।
इसको इलेक्ट्रोलाइट टेस्ट, इसमें कैल्शियम, सोडियम, ये सब का टेस्ट करा लेंगे, इसका अमाउंट क्या है उससे पता चलेगा। उसको ग्लूकोज का भी टेस्ट करा लेते हैं। लास्ट में हार्मोनल्स, पिट्यूटरी फंक्शन टेस्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या सीक्रेशंस है उसके आधार पे जानकारी हो जाती है। ट्रीटमेंट करते हैं लास्ट। ट्रीटमेंट और कॉजेटिव इफेक्ट सीधा, क्योंकि ये जुड़ा हुआ है दूसरे चीज से, कोई ना कोई डिजीज से रिलेटेड है, उससे सीधे उसका ट्रीटमेंट करना। पॉलीयूरिया पेशाब रोकने का कोई दवा नहीं है, सीधे वो उसका ट्रीटमेंट करेंगे, धीरे धीरे करके रुकेगा। उसके बाद अवॉइड अल्कोहल एंड कैफीन, जिनको ये प्रॉब्लम है अल्कोहल या कैफीन से उनको बचना होगा। बस यहाँ पे लास्ट कर रहे हैं।